So hello all of you. I'm here once again with another video and this video is related to economics detailed syllabus. ठीक है, आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है. अगर आपने इनिशियली अभी तक स्टार्ट नहीं किया है DSSB TGT SST के बारे में पढ़ना, सो आप ये थोड़ा सा जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आप फॉलो करके एटलीस्ट कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ हद तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं. एक्चुअली एक दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी, आई डोंट नो हाउ एंड व्हेन इट गॉट डिलीटेड और कुछ टेक्निकल ग्लिच आया, क्या हुआ मुझे नहीं पता. तो मैं ये दोबारा आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का सिलेबस बना रही हूँ. ठीक है, SST का TGT का कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, क्या क्या फॉलो कर रही हूँ. DSSB ने इस बारी के एग्जाम के लिए हमको एक टेंटेटिव सिलेबस दिया है जिसको फॉलो करके हम लोग पढ़ सकते हैं. तो इनिशियली हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, वो है NCERT. तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कहाँ से NCERT के कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से चैप्टर में है, और वो आपको फॉलो करके थोड़ा सा बेस आप अच्छा कर सकते हैं अपना. सबसे अच्छी चीज़ है NCERT पढ़ना. अगर आपको बिल्कुल भी कोई सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है तो अपना बेस बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए बेटर है आप NCERT पढ़िए. NCERT अपने आप में बहुत वास्ट सिलेबस कैरी करती है. NCERT को पढ़ने के बाद आप कोई और बुक अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. आप पहले क्या कीजिए, आप NCERT का टॉपिक पढ़िए जो ये टेंटेटिव है. उसमें मैं आपको बता दूंगी आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इकोनॉमिक्स का कौन सी क्लास का पढ़ना है. आप वो चैप्टर उठाइए, आप उसे अच्छे से पढ़िए. फिर आप उसके MCQ सर्च कीजिए यूट्यूब पे, उससे रिलेटेड MCQs कीजिए. मैं भी अपने यहाँ चैनल पे कुछ MCQs टॉपिक रिलेटेड प्रोवाइड करती हूँ. आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं और आप बाकी चैनल पे जाके भी वीडियोस देख सकते हैं. उससे क्या होगा ना, आपने पढ़ा हुआ होगा, आपने चैप्टर पढ़ा हुआ होगा, टॉपिक पढ़ा हुआ होगा, आप उससे रिलेटेड MCQs करेंगे तो आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप मतलब रिटेन रह जाएगा, आपको याद रह जाएगा वो चीज़ कि हाँ ये मैंने पढ़ा. NCERT ऐसा नहीं आपने एक बार पढ़ लिया आपको याद हो गया. NCERT बहुत फास्ट है, आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि उसमें ना लाइन टू लाइन पूछते हैं NCERT, स्टेटमेंट पूछते हैं, ऑप्शन में भी स्टेटमेंट में पूरा आया होता है. सो बहुत अच्छे से पढ़िएगा NCERT. सबसे पहले NCERT पढ़िए, उसके बाद आप जो आपकी मर्जी हो, इग्नू का सिलेबस, BA का सिलेबस, जो आपको पढ़ना है आप पढ़िए. सबसे पहले आप NCERT से स्टार्ट कीजिए. तो लेट्स स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स, कहाँ से क्या क्या पढ़ना है. सो अभी थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पे सिलेबस शो हो जाएगा इकोनॉमिक्स का. ठीक है, सो मैं आपको बताती जा रही हूँ, पढ़ती जा रही हूँ. तो जो टॉपिक्स हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगी आपको कहाँ से पढ़ना है. सो लेट्स स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स सिलेबस TGT DSSB. टेंटेटिव सिलेबस जो हमें दिया है वो, और आपको कहाँ से NCERT में से पढ़ना है वो. मैं NCERT डिस्कस कर रही हूँ आपसे, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ NCERT पढ़नी है आपको. मैंने आपको ये बोला है कि आप इनिशियली NCERT से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपका जो मन हो वो बुक आप पढ़िए, पर NCERT को पहले वर्ड टू वर्ड अच्छे से पढ़ लीजिए. तो पहला टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स का कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उत्पादन के संगठन. तो ये इकोनॉमिक्स का क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है पालमपुर विलेज. ठीक है, आप वहां से पढ़ सकते हैं. तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा. इसी के अंदर सब पार्ट्स हैं, जिसमें पहला पार्ट है आपका पीपल एज रिसोर्स. तो पहला मैंने आपको बता दिया कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, जो आपको क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 पालमपुर विलेज है उसमें आपको मिल जाएगा. आप पढ़ के आप इसका डाउट क्लियर कर सकते हैं. सेकेंड है पीपल एज अ रिसोर्स. तो ये भी आपको क्लास 9 चैप्टर 2 में मिल जाएगा. तो आप इसको डिटेल एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद MCQ सॉल्व कीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट इसी के अंदर पीपल एज रिसोर्स के अंदर ही कुछ सब टॉपिक्स हैं. लाइक इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पॉपुलेशन, एडुकेशन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट कितना आसान लग रहा है ना, अनएम्प्लॉयमेंट जिनके पास नौकरी नहीं होती, एम्प्लॉयमेंट जिनके पास नौकरी होती है, बट ऐसा नहीं है. जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा. इसमें इनके पार्ट्स टाइप्स भी दे रखे हैं. सो बहुत डिटेल चैप्टर है, जाके पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की, MCQs को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. जल्दी मैं भी इसके MCQs प्रोवाइड कराऊंगी आपको. सो अच्छे से पढ़िए चैप्टर को. ये नहीं कि ऊपर से पढ़ लिया, नहीं हमने तो चैप्टर पढ़ लिया हमको समझ में आ गया, ऐसा नहीं है. बहुत डिटेल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एक चैप्टर को कम से कम 2 बार पढ़िए. एक बार ही समझने के लिए, दूसरी बार रिटेन रखने के लिए. ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका
पॉवर्टी एज अ चैलेंज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निर्धनता एक चुनौती। ओके, ये आपको इकोनॉमिक्स की बुक क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा। ओके, इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे पॉवर्टी लाइन क्या होती है, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। आपको पता है जहाँ पे भी गरीबी होगी वहाँ इनइक्वालिटी आएगी, इनइक्वालिटी हम असमानता कह सकते हैं। और इसके बाद पॉलिसीज फॉर पॉवर्टी रिडक्शन, पॉवर्टी को कम करने के लिए, निर्धनता को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, क्या क्या, ठीक है। उसके बाद पॉवर्टी एस्टिमेट्स, कहाँ कितना पॉवर्टी है, कैसे कैसे है, ये सारा। और इस चैप्टर में ना आपको बहुत सारी फुल फॉर्म्स मिलेगी, लाइक मनरेगा हो गया, तो उनको याद करिएगा, ठीक है। ये कब किसने शुरू करा था, और ईयर, लाइक ईयर, ठीक है, किसने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट हुआ था, इसका काम क्या है, एनजीओस का क्या काम है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो वर्ड टू वर्ड आपको याद करनी पड़ेगी विद ईयर, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा था हिंदी का जब हमारा टीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें ईयर पूछे गए थे बहुत सारे, तो ईयर वाइज लर्न करिएगा और जरूर ईयर जरूर लर्न करिएगा। ओके, सो ये था हमारा पॉवर्टी एज अ चैलेंज क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ये भी आपको इकोनॉमिक्स की बुक क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें चैप्टर क्लास 9 की इकोनॉमिक्स की बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। चैप्टर 1, 2, 3, 4, आई थिंक उसमें 4 ही चैप्टर है मेरे ख्याल, इकोनॉमिक्स की बुक में 4 ही चैप्टर है। चारों चैप्टर आपको बहुत वर्ड टू वर्ड और बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, 11-12 की बहुत वास्ट है, तो एटलीस्ट 9-10 की तो आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो इसके अंदर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया मैंने आपको बता दिया, क्लास 9 चैप्टर नंबर 4। और इसके जो सब टॉपिक्स, सो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया के सब टॉपिक्स हैं फूड सिक्योरिटी, ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था, किसने स्टार्ट किया था, किस लिए स्टार्ट किया था, इसके अंडर क्या क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए आपको। ओके, बफर स्टॉक क्या होता है, ये जो सरकार जब कोई आपदा आती है उसके लिए जो अनाज बचा के रखती है, कौन बचाता है, एफसीआई कब स्टार्ट किया गया था, एफसीआई की फुल फॉर्म क्या है, ये सब पता होना चाहिए। आप सबसे पहले ना जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं ना उसका होना चाहिए क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किस लिए, ये सारी चीजें ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद इशू प्राइस क्या होता है, स्पोर्ट प्राइस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन रोल ऑफ कॉर्पोरेशन सोसाइटीज इन फूड सिक्योरिटी, इसमें थोड़ा सा एनजीओज वगैरह का रोल आ जाता है, ये सब भी आपको पढ़ना बहुत डिटेल में पड़ेगा। तो ये चैप्टर बहुत वर्ड टू वर्ड और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ओके, सो ये आपको मिलेगा क्लास 10 चैप्टर नंबर 2। ओके, तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में पहला है जो इसका सब टॉपिक है वो इस चैप्टर में जो आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स की क्लासिफिकेशन है, लाइक प्राइवेट, सेकेंडरी, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, ओके, पब्लिक, प्राइवेट, तो ये सारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर, किस तरह से अफेक्ट करता है पब्लिक सेक्टर का जो परफॉर्मेंस होता है, प्राइवेटाइजेशन जो हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट एंड द एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, किस तरह से आती है, तो ये सारा आपको पढ़ना है, ठीक है। सो मैंने आपको बता दिया सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में क्या क्या सब पॉइंट्स है और क्या क्या आपको पढ़ना है। क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 में ये सब दिया गया होगा, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बाय चांस लगता है कि जो टॉपिक्स हैं सब टॉपिक्स आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए और उसके बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। या फिर आप एमए और बीए की भी बुक्स को रेफर कर सकते हैं, बट एमए और बीए बहुत वास्ट सिलेबस अपने आप में कैरी करते हैं। एनसीईआरटी के बाद पहले एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद ही अगर आपको मन करे रेफर करने का तो पढ़िएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी अपने आप में बहुत वास्ट है। मैं सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये ही बहुत वास्ट है और इसको पूरा ही करना बहुत मुश्किल है, तो वो आपके ऊपर है। अगर आप पढ़ सकते हैं, आपने पढ़ लिया है तो आप आगे पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मनी एंड क्रेडिट। सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मनी एंड क्रेडिट। ये आपको क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा, ओके। एज इट इज ये स्टेटमेंट दे रखी है मनी एंड क्रेडिट। एंड पहले आप क्लास 10th में से पढ़िए चैप्टर नंबर 3,
उसके बाद अगर आपको ज्यादा पढ़ने का मन है, अगर आपको उतना सफिशिएंट नहीं लग रहा है, आपको लगता है थोड़ा और पढ़ा जा सकता है इसके बारे में, देन क्लास 12th का आप चैप्टर नंबर 3 आई थिंक मनी एंड बैंकिंग करके है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ IMS दैट इज इंडियन मॉनेटरी सिस्टम के बारे में कब स्टार्ट किया गया था, क्या इसके क्या क्या वर्क हैं। ठीक है, इसके अंडर कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये फंक्शंस ऑफ मनी, बैंक, सेंट्रल फंक्शन बैंक एंड कमर्शियल बैंक फंक्शन, ये सारा आपको पढ़ना है इसके अंदर। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिसे हम SHGS भी बोलते हैं। सो इस तरह की फुल फॉर्म्स आपको जरूर याद करनी है। ये कब स्टार्ट किए गए थे, क्यों स्टार्ट किए गए थे, किस लिए स्टार्ट कर, किन लोगों की हेल्प करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद डेप्थ ट्रैप, ओके, डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, किस तरह से डिमांड बढ़ती है मनी की तो उसकी सप्लाई होती है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। सो द फाइनल टॉपिक इज, ये सबसे बड़ा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा वास्ट है। ठीक है, इसमें है डेवलपमेंट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। ओके, सो ये जो टॉपिक है, जैसे आपको बाकी सारे मैंने टॉपिक बताए, जैसे पॉवर्टी एज अ चैलेंज, मनी एंड क्रेडिट, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ये आपको इकोनॉमिक्स की बुक में एज इट इज मिल जाते हैं चैप्टर, जैसे कॉपी पेस्ट कर रखा हो। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है ये आपको नहीं मिलेगा इकोनॉमिक्स की बुक में एज इट इज, जैसे कॉपी पेस्ट करते हैं एज इट इज नहीं मिलेगा। इसकी जो टॉपिक्स हैं अगर वो आपको डिटेल पढ़ने हैं, लाइक थोड़ा थोड़ा मिलेगा, लाइक 10th क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 में आपको डेवलपमेंट मिल जाएगा, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो सब पार्ट 1 है वो मिल जाएगा, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली ये चैप्टर में कहना क्या चाह रहा है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ थोड़ा पार्ट है, इसका पार्ट है, एंड ग्रोथ स्ट्रक्चरल चेंजेस इसमें भी थोड़ा थोड़ा ये सारा आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए डिटेल में अगर पढ़ना है, आपको लगता है आपको कोई भी चैप्टर ना छूटे, तो आप इसको पढ़ेंगे इग्नू की बुक से। इग्नू की बुक से ये वाले टॉपिक एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट करे गए हैं। ठीक है, तो आप इग्नू की बुक लीजिए। अगर आपको पढ़ना है सिर्फ एक चैप्टर के पीछे तो आप ये बुक लीजिए, नहीं तो मैं ये कहूंगी आप गूगल पे जाइए, सर्च वाले पे और लिखिए ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी, वहां से पढ़ लीजिए, लेक्चर ले लीजिए, जिसका समझ में आ रहा है उस टीचर का लेक्चर ले लीजिए। PPP लिखिए, परचेजिंग पावर्टी पैरिटी, पावर पैरिटी, आपको सब समझ में आ जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। मैं कहूंगी आप इसके लिए यूट्यूब को गो थ्रू करिए। वैसे अगर आपको डिटेल है तो BA और इग्नू की बुक में ये एज इट इज टॉपिक कॉपी एंड पेस्ट किया गया है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। सो जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो मैंने आपको बताया, डेवलपमेंट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। इसके सब पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 10th में है, चैप्टर नंबर 1। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड ग्रोथ स्ट्रक्चरल चेंजेस, चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th, थोड़ा थोड़ा दे रखा है। ठीक है, पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अगर मैं बात करूं, अगर आपको जानना है कि पॉपुलेशन, आपको पता है जनसंख्या, ये थोड़ा बहुत आप क्लास 12th की ज्योग्राफी में से पढ़ सकते हैं, बट थोड़ा सा चेंज होगा, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में अंतर होता है। सो मैं कहूंगी आपको कि अगर आपको इग्नू की बुक रेफर करनी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद परचेजिंग पावर पैरिटी, ये भी आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। सेम मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये थोड़ा थोड़ा क्लास 12 की ज्योग्राफी की बुक में दे रखा है, बट अगर आपको समझना है कि भाई क्या क्या हुआ था तो थोड़ा बहुत पढ़ के उसके बाद आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, बेस क्लीन करके। एंड देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, ये सारा इग्नू के टॉपिक्स में कॉपी एंड पेस्ट करा हुआ है। अगर किसी के पास इग्नू की बुक है, अगर वो बच्चे के पास है, तो आपने देखा होगा ये वाला चैप्टर बस कॉपी और पेस्ट कर रखा है MA इकोनॉमिक्स से। ठीक है, सो आप ये वहां से पढ़ सकते हैं, या फिर मैं कहूंगी मैंने तो ये थोड़ा बहुत जितना मुझे समझ में आया मैंने ऑनलाइन पढ़ा है सर्च करके, तो आप ये ऑनलाइन गो थ्रू हो सकते हैं। मैं आपको ये कहूंगी पहले आप बाकी पढ़ लीजिए, क्योंकि बाकी सारा हमारे 9-10 की बुक में है, तो पहले आप बाकी गो थ्रू हो जाइए। उसके बाद जो ये एक टॉपिक हमारा बच जाए उसको बाद में पढ़ लीजिएगा आराम से। तो ये रहा आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस, आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया इकोनॉमिक्स का सिलेबस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने सिविक्स और ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस नहीं किया है, वो भी मैं जल्दी करूंगी। सो
आप लोग फॉलो कर सकते हैं, मुझको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। किसी की हेल्प होती है तो हम कर सकते हैं। बाकी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि और कौन से टॉपिक पे आप एमसीक्यूज चाहिए आप लोगों को। थोड़े बहुत एमसीक्यूज मैं इन टॉपिक में से प्रोवाइड करा सकती हूँ, जिसका भी चाहिए। और प्लीज़ बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। ओके, थैंक यू सो मच।